हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युतिकी। और आपको बता दें कि आपको इस चैनल के माध्यम से मैथ्स और फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा कि आपके बोर्ड और कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी आसानी से हो जाए। इस चैनल से जुड़े रहें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इसको समझने से पहले आपको आवेशों के बारे में समझना पड़ेगा। आवेश होते क्या हैं, तो हेडिंग लगाएंगे आवेश यानी कि चार्ज। तो आपने छोटे क्लासों में चार्ज के बारे में जरूर सुना होगा, आवेश क्या होते हैं। जनरली आपने पढ़ा होगा कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। मान लीजिए ये कोई आवेश है कैपिटल क्यू, इस वस्तु है ये, और इस वस्तु पर आवेश है कैपिटल क्यू। तो ये वस्तु पर कैपिटल क्यू आवेश है। तो आपने पढ़ा होगा इस बात को कि जब कोई आवेश होता है तो वो अन्य आवेशों को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। मतलब अगर ये कैपिटल क्यू आवेश है और मैं यहाँ पर मान लीजिए प्लस कैपिटल क्यू है और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज ला कर रख दिया जाए, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज धनावेशित है और ये नेगेटिव चार्ज ये ऋणावेशित है। ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपने ये पढ़ रखा है छोटे क्लासों में, 10th में 9th में पढ़ा है आपने। और उसी तरह से ये कैपिटल क्यू प्लस है और मैं यहाँ पर लाके प्लस क्यू ही रख दूं, मतलब दोनों धनावेशित वस्तुओं को रख दिया जाए, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर देंगे। ये इसको इधर की इसको इधर करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगे। मतलब समान आवेश है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आपने पढ़ रखा है। तो जनरली परिभाषा बताया जाता है आवेश का कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य आवेश को या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, एक ऋणावेश है और एक धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। और यहाँ पर आपने देखा ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों धनावेश है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, जबकि यहाँ पर आकर्षित कर रहा है। और उसी तरह से आप मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज हो, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है, मतलब दोनों के दोनों ऋणावेश है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि समान नेचर के हैं। तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि आवेश क्या है। तो आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी अन्य आवेश को आकर्षित करेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा, उसे हम आवेश कहेंगे। तो ये आपने छोटे लेवल पे जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग चूंकि 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th के बाद पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा और डिटेल जानेंगे और समझेंगे कि आवेश होते क्या हैं। तो इसको डिलीट करते हैं और आपको एक नई डिफिनीशन बताते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा आवेश के बारे में। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आसपास विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आप एक न्यू डिफिनेशन सीखिए। आवेश के बारे में तो आप जान चुके हैं छोटे क्लासों में, लेकिन आज हमें सीखेंगे कुछ अलग। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आसपास विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब आप देखिए ध्यान से, तो इसमें दो चीजें हैं, एक विद्युतीय क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो
आप ये समझ लीजिए इस बात को कि आवेश का तात्पर्य वस्तु के उस गुण से है जो अपने आसपास विद्युतीय क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन ये जानने की बात है कि कब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इसके दोनों का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो आप डिफिनेशन को नोट करें, और डिफिनेशन को नोट करने के बाद हम समझते हैं कि ये आवेश जो है अपने आसपास विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो जैसे हमने एक आवेश यहां पर रखा, किसी वस्तु पर आवेश है, मान लीजिए Q आवेश है, तो ये अपने चारों एक रेंज बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे आप लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये एक क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई आवेश को लेके आया जाता है, जैसे मान अभी आपको बताया चला कि प्लस आवेश को यानी कि पॉजिटिव आवेश को लाते हैं तो वो तो आकर्षित करता है, अगर ये प्लस है तो, अगर ये प्लस है दूसरा वाला एक और प्लस ला दिया तो ये इसको प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर देगा, इस क्षेत्र से दूर करेगा। और अगर अपने माइनस Q आवेश ला दिया, नेगेटिव चार्ज ला लिया, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये अपने अभी सीखा। तो यहां से दिख रहा है कि जब कोई आवेश होता है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस रेंज के अंतर्गत अगर आप कोई आवेश लेके आते हैं तो या तो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन हमने डिफिनेशन में सीखा है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो विद्युतीय क्षेत्र का मतलब तुम समझ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है, वह रीजन है, वह रेंज है जिसके अंतर्गत कोई भी अगर आवेश आता है तो या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा आवेश, या तो उसको आकर्षित करेगा। डिपेंड करता है कि आने वाला आवेश किस नेचर का है। और साथ ही साथ अब एक और चीज जान लीजिए कि एक और चीज उत्पन्न करेगा ये विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब कब करता है कोई भी आवेश, देखिए सबका कंडीशन है, विद्युतीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, कब दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाएगा, इसको जानना आवश्यक है। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश को या आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा या फिर किसी चुंबकीय पदार्थ को भी वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके आसपास तो आवेशों को आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चुंबकीय पदार्थों को भी आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और कब दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाता है। तो किसी आवेश को जब हम विभिन्न प्रकार की स्थितियों में लाकर रखते हैं तो वहां पर विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे एक आवेश Q है, एक आवेश Q है जो विरामावस्था में है, जो विरामावस्था में मतलब रेस्ट में है, मतलब वो उसका वेग जो है क्या है, शून्य है, उसका वेलोसिटी जो है शून्य है, जीरो है। अब वेलोसिटी जीरो है मतलब वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, विरामावस्था में है, मतलब वो गति नहीं कर सकता है। और जब कोई आवेश गति नहीं करता है तो वो अपने चारों ओर केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है भाई, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? अपने चारों ओर केवल विद्युतीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा है? जब कोई आवेश विरामावस्था में, रेस्ट में मतलब रुका हुआ है, तो अपने चारों ओर केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब वही आवेश जब गति में आ जाए लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, मतलब नियत वेग से चले, जब वही आवेश नियत वेग से चलना प्रारंभ कर देगा ना, तो वो अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करने लगता है। मतलब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करने लगता है। जब रेस्ट में था, रुका हुआ था, तो अपने चारों ओर केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। लेकिन जैसे ही गति में आया, ये कैसे, नियत वेग के साथ, कांस्टेंट के साथ,
उसका वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट है। अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है आवेश तो लगातार 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलेगा। तो जब वो नियत वेग से चलेगा तो गति में आ गया, और जब गति में आ गया तो विद्युतीय क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र। मतलब इस स्थिति में केवल आवेशों को पकड़ रहा था आकर्षित प्रतिकर्षित, और इस अवस्था में आवेशों को भी आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा और चुंबकीय पदार्थों को भी आकर्षित प्रतिकर्षित करने लगा। एक और कंडीशन है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब अलग अलग वेग से वो क्या हो रहा है, आवेश गति में आ जा रहा है, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में मैग्नेटिक फील्ड तो उत्पन्न ही कर रहा है। अब एक और नया चीज आ जाएगा, क्या? ऊष्मा, रेडिएशन। ऊष्मा यानी कि रेडिएशन, जो घर्षण के कारण, क्योंकि जब वेग लगातार बदलेगा, जब लगातार वेग बदलेगा तो क्या होगा, घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, रेडिएशन, एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग ऊष्मा कहते हैं, हीट बोलते हैं। देखना आवेश गर्म होने लगता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन है आवेशों के कारण। जब आवेश विरामावस्था में है, रेस्ट में है, तो वो अपने चारों ओर केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, वेग 0 तो विद्युतीय क्षेत्र, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, नियत है, तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और जैसे ही वेग को कांस्टेंट न रख के लगातार बदला जाता है आवेश को, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या उत्पन्न करने लगेगा, रेडिएशन उत्पन्न करने लगा। तो आपने समझा आवेश क्या है, तो आवेश देखिए विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है। लेकिन आपने छोटे क्लास में पढ़ा था कि आवेश केवल क्या करता है, अन्य आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। लेकिन आपने ये जाना इस बात को कि नहीं, आवेश अन्य आवेशों को आकर्षित प्रतिकर्षित करने के साथ चुंबकीय पदार्थों को भी आकर्षित प्रतिकर्षित करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आवेश मोशन में आ जाता है, गति में आ जाता है, तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर लेता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। जबकि यहाँ पर केवल विद्युतीय क्षेत्र था, तो यहाँ चुंबकीय पदार्थों को नहीं, केवल आवेशित वस्तुओं को ही क्या करता है, आकर्षित कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्ट में था तो केवल उत्पन्न हो रहा है क्या, विद्युतीय क्षेत्र। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हमें पढ़ना है तो इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रो, देखिए इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज यानी कि आवेश, और एस्टैटिक, एस्टैटिक मतलब स्थिर। कैसा आवेश, स्थिर आवेश। और स्थिर आवेश है मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब वो किसमें है, विराम में है, रेस्ट में है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको कि जब कोई आवेश क्या है, विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो आवेशों को या तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। तो आवेशों का हम लोग ऐसी फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा, केस 1 क्या था कि जब आवेश क्या था, विरामावस्था में है, तो अपने चारों ओर केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और जब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो अन्य आवेशों को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। जब समान प्रकृति का आवेश होगा, समान प्रकृति का मतलब पॉजिटिव आवेश, तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि विपरीत प्रकृति का आवेश हो, जैसे प्लस चार्ज हो और उसको माइनस चार्ज के साथ लेके आया जाए, तो वो क्या करेगा, उसको आकर्षित करने लगेगा। तो हमने विद्युतीय क्षेत्र के बारे में समझा है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी आवेश के चारों ओर एक रीजन, एक भाग उत्पन्न होता है किसी भी आवेश के, जिसमें वो अन्य आवेशों को आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हम समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब स्थिर। कैसा चार्ज, स्थिर चार्ज। जब कोई चार्ज स्थिर है, जब कोई आवेश स्थिर है, तब उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न
विद्युत क्षेत्र एवं उस आवेश के कारण लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी का मतलब भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एवं आवेशों के कारण लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। मतलब जब भी आवेश विरामावस्था में है, रुका हुआ है, तो हम जिस पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। तो हम स्थिर वैद्युतिकी में क्या क्या पढ़ेंगे, आपको डिटेल से एक एक करके टॉपिक बताते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे। जैसे आपने अपने थंबनेल में देखा होगा, आज का टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ, लेकिन कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने के लिए हमें चार्ज को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चार्ज के बारे में आपने सीखा, सिंपली चार्ज सीख सकते हैं। सीखा आपने क्या कि जो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। हमने ये भी सीखा कि आवेश जब विरामावस्था में है, रेस्ट में है, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, नियत वेग के साथ गति में आती है चार्ज, तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगती है विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ। और जब वही चार्ज वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है उसकी, तो वो क्या करने लगता है? साथ में रेडिएशन भी उत्पन्न करने लगता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ रेडिएशन यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। तो हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है ना, स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ना है। जब कोई आवेश स्थिर होगा तो उसके द्वारा होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे, विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। आपने डिफिनेशन लिख लिया होगा, तो देखते हैं चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की अवधारणा, आवेश की अवधारणा, आवेश की अवधारणा। ये भी आपने सीखा होगा, आवेश कैसे उत्पन्न होता है किसी वस्तु। आपने पढ़ा होगा कि सभी वस्तुएं जो है विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, एटम्स जिसको बोलते हैं। ये एक एटम है, हिंदी में इसको परमाणु बोलते हैं। और परमाणु के क्या मध्य भाग में, केंद्र में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें चक्कर लगाते हैं। आपने पढ़ रखा है इस चीज को, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चक्कर लगा रहे हैं अपनी कक्षा में। तो नाभिक जो होता है, देखिए न्यूट्रॉन का तो कोई आवेश है नहीं, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, आपको पता है। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है, इसलिए नाभिक पर प्लस चार्ज होता है, आपने ये पढ़ रखा है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित कण माना गया है। तो ये क्या होता है, नाभिक जो होता है इसके द्वारा एक बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रखता है, सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखा है। लेकिन ये जो बल लगता है ना, ये वीक फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, नाभिकीय बल जिसको हम लोग बोल रहे हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आगे हम लोग इसको समझेंगे। वीक फोर्स ये जो है नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है काफी वीक फोर्स के साथ बंधे होते हैं, ठीक। जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाता है वो अपनी कक्षा से बाहर आना चाहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन में कमी के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन में कमी हो गया तो उस परमाणु पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है, आपने पढ़ा था। और जब इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है परमाणु, जैसे इलेक्ट्रॉन भी जब निकाला, इसने त्याग किया, इलेक्ट्रॉन में कमी हुई, और इलेक्ट्रॉन में कमी हुई जिसके कारण क्या हो गया? उस वस्तु पर धनावेश आ गया। जबकि इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर लिया इसी परमाणु ने, तो उस परमाणु पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। ये आपने पढ़ रखा है। तो किसी वस्तु पर आवेशों की कमी हो रही है और आवेशों की वृद्धि हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और वृद्धि हो रही है। जब उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उस परमाणु पर धनावेश आ जाता है, और जब वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, तो उस परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। मतलब आवेश की अवधारणा आपने सीख रखा है क्या? कि जो परमाणु का नाभिक होता है ना, परमाणु का नाभिक बहुत
कम फोर्स से, बहुत ही कम लूजली बॉन्डेड होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होता है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन उसमें जा भी सकते हैं, जिसके कारण क्या होती है, धनावेश और ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। तो आवेश की अवधारणा को आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, तो इलेक्ट्रॉन में कमी या वृद्धि होने के कारण उस परमाणु पर क्या आता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन में अगर कमी हो रही है तो उस परमाणु पर धनावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन में अगर वृद्धि हो रही है तो उस परमाणु पर ऋणावेश आता है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। आवेश की अवधारणा क्या है, तो सिंपल आप लिख सकते हैं इस बात को कि परमाणु का नाभिक जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बॉन्डेड होते हैं, काफी वीक फोर्स से, कमजोर बल से एक दूसरे से बने होते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ सकते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने के कारण या इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करने के कारण उस परमाणु पर आवेश आने लगता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि उस आवेश पर क्या हो गई, उस परमाणु पर क्या हो गया, आवेश की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आवेशों की उत्पत्ति तो हो गई, अब इलेक्ट्रॉनों की आवेश की उत्पत्ति को निकाला गया है मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग से द्वारा। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश को, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको लगभग -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम माना गया है। आवेश का ऐसा ही मतलब कूलम होता है, कूलम या कूलम, आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो भी सेम, परिमाण तो सेम है, क्वांटिटी जिसको है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम, लेकिन ये क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या दे दिया गया, -e बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसको क्या कर दिया गया है, +e बोल दिया गया है। आप याद रखेंगे -e का मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और +e का मतलब +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये जो है प्रोटॉन पर आवेश है, ये जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और आपने आवेश की अवधारणा को सीख लिया है इस बात को कि जब इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो धनावेश आएगा, मतलब इतना मान, एक इलेक्ट्रॉनों की जनरली कमी होती है तो इतना आवेश माना जाता है, एक इलेक्ट्रॉनों की जनरली कमी होती है तो इतना आवेश माना जाता है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ई का मतलब आप समझ सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप -e लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, और +e लगा दिया तो प्रोटॉन का आवेश हो गया। तो दोनों आप एक साथ समझ सकते हैं। -e +e का तात्पर्य क्या है, -e का तात्पर्य इलेक्ट्रॉन से है और +e का तात्पर्य प्रोटॉन से है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इन आवेशों के आधार पर आप आसानी से वस्तुओं के प्रकार समझ सकते हैं और देखते हैं कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों के प्रकार या वस्तुओं के प्रकार आप लिख सकते हैं हेडिंग। और समझते हैं आवेशों के जो गुण है ना, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि या कमी के कारण उत्पन्न आवेश होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आवेश को कारण क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। अब पहला है हमारा धनावेशित वस्तु, पहला है धनावेशित वस्तु। इंग्लिश में बोलेंगे इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। दूसरा हो जाएगा आपका ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और तीसरा जो है अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु, इसको आप लोग बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज्ड बॉडी, मतलब उदासीन बोल सकते हैं इसको, अनावेशित बोल सकते हैं या उदासीन वस्तु बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि कब कोई वस्तु धनावेशित कहलाती है, कब कोई वस्तु ऋणावेशित कहलाती है और कब कोई वस्तु अनावेशित वस्तु कहलाती है। इसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, एक वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, आप जैसे भी चाहे वैसे बना सकते हैं, गोला बना लीजिए या घन बना लीजिए, घना बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, एक वस्तु मान लीजिए। अब इस वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है
नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या है, ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है। एक और वस्तु ले लिया जिसमें मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है। और एक और तीसरा बॉडी ले लिया जिसमें मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों सेम है। तो ये देखिए आप समझ सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है मतलब उसमें ऋण आवेश की संख्या ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब ये वस्तु जो है ऋणावेशित हो जाएगी। आप समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे एक परमाणु है क्लोरीन, इसके परमाणु संख्या है 17 और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स है 7 इलेक्ट्रॉन्स है। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया होगा, सीखा होगा इस चीज को। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, और जब एक बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो Cl प्रकार आता है, माइनस आ जाता है कि नहीं आता है। ये परमाणु जो है ऋणावेशित हो गया। कब? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन आया, आपने पढ़ रखा है 17 इलेक्ट्रॉन था पहले और 17 ही प्रोटॉन था, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17 ही है। अभी आपने ई का मतलब समझा था, अब देखिए 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब निगेटिव चार्ज आ गया। वैसे ही समझ में आ रहा है आपको, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होगी तो वस्तु हमेशा क्या रहेगी, ऋणावेशित रहेगी, और उसे हम ऋणावेशित वस्तु कहेंगे। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो, जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम के बारे में, सोडियम जैसे 11 परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 1। ये बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो बच गया कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11 हैं, बच गया कितना, एक प्रोटॉन बच गया, मतलब धनावेश आ गया उस पर। तो मतलब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गया तो ये वस्तु कहलाई धनावेशित वस्तु। समझ में आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा तो वो वस्तु ऋणावेशित कहलाई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो वस्तु धनावेशित है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, मतलब ऋणावेशित हो गया। सोडियम को समझ सकते हैं, देख के सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग किया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण उस पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। और एक तीसरा कंडीशन देखिए, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। जैसे कोई परमाणु ले लिया, मान लीजिए हमने लिख दिया, मान लीजिए सोडियम को ही लिख लिया, इसकी परमाणु संख्या 11 है, मतलब इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। ना इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो आप देख सकते हैं ये दोनों आप क्या है, विद्युतः उदासीन है, मतलब कोई चार्ज नहीं। और जब विद्युतः उदासीन है, जो कोई चार्ज है ही नहीं, तो उस पर आवेश आ ही नहीं सकता है। अब उस पर कोई आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होने के कारण उस पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, और आवेश नहीं उत्पन्न होने का इसको हमने क्या नाम दिया, अनावेशित वस्तु। समझ में आ रहा है? तो हमने सीखा कि धनावेशित वस्तु क्या है, ऋणावेशित वस्तु क्या है, और अनावेशित। सिंपल दिख रहा है आपको लॉजिक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो वस्तु ऋणावेशित होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो वस्तु धनावेशित होगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या अगर बराबर है तो फिर आप कह सकते हैं कि वस्तु हमारी क्या है, उदासीन है, अनावेशित है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं आ सकती है। तो आज आपने सीखा आवेश क्या है, आवेश अपने चारों ओर कैसे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और आवेश की अवधारणा के साथ हमने सीखा कि आवेश किन किन वस्तुओं पर कब कब उत्पन्न होता है और उस आधार पर कितने प्रकार की वस्तुओं को डिवाइड किया गया है। अब आप आवेशों के गुण के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, और आवेशों के गुण को पढ़ने के बाद आप कूलम्ब्स लॉ के ओर अग्रसर हो जाएंगे, और हमारा टॉपिक जो है